Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic regulative functions and biodiversity hotspot in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the protective functions of forest. Now we are going to discuss the next function, that is regulative functions. लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं रेगुलेटिव फंक्शंस की। तो रेगुलेटिव फंक्शंस जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यानी क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट किस चीज़ को करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब वाटर को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स। और स्मॉल प्लांट्स में क्या होती है बेटा, रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और रूट्स में क्या होती है बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और रूट्स में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो कहने का मतलब ये क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि जिस एरिया में क्या होते हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसकी सॉइल में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो वाटर को क्या करते हैं, एक तरीके से वाटर वेस्टेज को भी स्टॉप करते हैं और होल्ड वाटर लाइक अ स्पॉन्ज। और क्या करते हैं, वाटर को इस तरीके से होल्ड करते हैं जैसे कि स्पॉन्ज में होता है। स्पॉन्ज मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल माने जैसे फॉर्म होता है, अगर फॉर्म को वाटर में डाल दें और डालने के बाद जब निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, फिर भी प्रेजेंट रहता है। चाहे हम उसको कितना ही प्रेस कर लें, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर क्या होता है, फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड इसी तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है बेटा, जो आपके वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं एंड वाटर की वेस्टेज को रोकते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये पेरिनियल रिवोल्यूट्स क्रिएट करते हैं। पेरिनियल रिवोल्यूट्स मीन्स होता है चिर स्थायी नदियाँ, यानी कि जो आपकी टेम्परेरी क्या होती है, रिवर्स क्या होती हैं, धीरे धीरे क्रिएट होती हैं। और फिर ये वाटर क्या होता है, उन रिवर्स में क्या होता है, धीरे धीरे पास होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उनमें इस तरीके से क्या होते हैं, आपके पॉन्ड्स, लेक्स इस तरीके से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। कहने का मतलब ये जो वाटर होल्ड करते हैं, फिर ये वाटर धीरे धीरे क्या होता है, पास होता है चिरस्थायी नदियों में। चिरस्थायी रिवर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो टेम्परेरी क्या होती हैं, रिवर्स क्रिएट होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ सेकंड इज क्लाइमेट। फॉरेस्ट इंक्रीज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो फॉरेस्ट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। एंड जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है तो इससे क्या होता है, बारिश होती है, इससे रेनफॉल होती है। एंड मॉडरेट टेम्परेचर, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। तो कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को कौन कंट्रोल करता है, यानी कहने का मतलब ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू फॉरेस्ट, ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फॉरेस्ट। ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, रेनफॉल होती है, यानी कि क्या होता है, फिर रेन होती है। एंड एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है, वो मॉडरेट हो जाता है। तो एक तरीके से अगर इन अदर वर्ड्स में हम ये कहें कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो रेन को कंट्रोल करते हैं, यानी कहने का मतलब वो रेन लाने का भी काम करते हैं, वो रेन को लाने का काम करते हैं। और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं, यानी मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नाउ थर्ड इज एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस मीन्स क्या होता है, यानी जो फॉरेस्ट होते हैं एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2। जो फॉरेस्ट होते हैं एब्जॉर्ब
लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो फॉरेस्ट होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि जो CO2 गैस होती है ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है एंड ग्लोबल वार्मिंग को भी लाने का काम करती है। कहने का मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है CO2 गैस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं और इस तरीके से फॉरेस्ट रिड्यूस द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी फॉरेस्ट क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी काम करते हैं। दे ऑल्सो रिलीज़ अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करते हैं। तो कहने का मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं, या हम इस ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट होती है उसे एब्जॉर्व करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एंड जिससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर दोज एरियाज दैट आर थ्रेटेंड विद डिग्रेडेशन इफ़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली, यानी अगर इन्हें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो ये एरियाज़ क्या होते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जाते हैं। एंड फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। दे आर एरियाज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और ये एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। विच आर ऑल्सो द मोस्ट थ्रेटेंड वंस ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ये जो एरियाज़ होते हैं अगर इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, यानी कि अगर इनमें एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो या हम इनकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाती है, डिग्रेड होती चली जाती है। एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, और जब ह्यूमंस क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, यानी अपने बेनिफिट्स के लिए जब ह्यूमन ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं फॉरेस्ट एरिया में, तो इस तरीके से भी जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स यानी कि उसमें जो भी एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स रहते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, इनके लाइफ में क्या होता है, इंटरफेयर होता है ह्यूमन बॉडी का। एंड जब ह्यूमंस क्या करते हैं, इनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो ये इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी डिसबैलेंस हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी कंजर्व द फॉरेस्ट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए। डाइवर्सिटी को वी हैव इनहेरिटेड, यानी कि जो हमें पहले से मिली हुई है, जो हमें पहले से मिली हुई है फॉरेस्ट, और उसमें जो आपकी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहिए। क्योंकि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस का लॉस होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लॉस का मतलब ये होता है, यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो भी हमारी नंबर ऑफ़ फूड चेन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब फूड चेन्स में नंबर ऑफ़ डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो फिर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है।